आने दो स्टूडेंट्स को। Good evening, everyone. You all are welcome to today's live class. Waiting for the class. Good evening, good evening. ठीक है. Amit, Pramod, Satish, good evening, good evening.
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी कुछ जो टॉपिक्स पहले हो चुके हैं उनमें जो मैटर करवाया गया है उन टॉपिक्स में से ही कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं टू स्पॉट एरर डिटेक्शन के लिए होंगे वो। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले ज़रा बता देंगे थम्स अप के ज़रिए कि आप तक वीडियो और वॉइस ठीक पहुंच रही है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यशन नेगी, गुड इवनिंग। थम्स अप का इंतज़ार है। हाँ जी, ठीक पहुंच रही है। एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए क्लास की शुरुआत हम करते हैं कुछ वर्ड्स जिनके एंटोनिम्स हम देखेंगे। सेंटेंसेस भी आपको मिलेंगे टू स्पॉट एरर डिटेक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले अ फ्यू वर्ड्स जिनके आपको एंटोनिम्स बताने हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। कंफर्म हो गया, आपके थम्स अप मिल रहे हैं। आप तक वीडियो और वॉइस क्वालिटी ठीक पहुंच रही है। चलिए, पहला वर्ड है हमारे पास कैलस। कैलस के लिए हमें एंटोनिम, इन दो वर्ड्स में से एंटोनिम पहचानना है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम दिए गए वर्ड का मीनिंग नहीं जानते तो हम उसका सिनोनिम एंटोनिम भी नहीं बता पाते। कैलस का जो मीनिंग होता है आप देखेंगे तो कठोर मिलेगा आपको। कठोर इट मीन स्टोन हार्टेड, थोड़ा क्या उसको कहेंगे, जो सिंपैथेटिक नहीं हो, थोड़ा कठोर हो दिल से, ब्रूटल कह सकते हैं। इनमें से किसी एक का मीनिंग आप जानते हों तो शायद एक अंदाज़ा लगता है कि इसका जो एंटोनिम है वो ये होना चाहिए। हार्टलेस कह सकते हैं कैलस को, और रूथलेस कह सकते हैं। ये कई वर्ड्स बोल दिए मैंने कैलस के लिए, हिंदी मीनिंग भी बता दिया। थोड़ा क्रूर टाइप, थोड़ा क्रूअल, थोड़ा हाँ कठोर। तो इतने में से कौन सा एक वर्ड हमें मिलता है जो इसका ऑपोजिट जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम जाएगा? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड? सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है उसका भी जो मीनिंग है, कई रेफरेंस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंट एंड वन हु नोज ए लॉट, उसके लिए भी हम सोफिस्टिकेटेड यूज़ करते हैं। अगर सोफिस्टिकेटेड के साथ कोई वर्ड इस तरह का दिया है जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, तो यह मशीन तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, इसका कुछ और मीनिंग है। सोफिस्टिकेटेड मशीन के साथ अगर ये आता है तो इसका मीनिंग होता है मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स देन अदर्स, थोड़ा चलाने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा टिपिकल कि कहाँ कौन सा बटन कैसे काम करेगा, थोड़ा सीखने में जहाँ थोड़ी परेशानी आए तो थोड़ा सा उसको बोला करते हैं सोफिस्टिकेटेड मैनर। अब यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया सोफिस्टिकेटेड मशीन का, मैनर का मतलब है रिफाइंड एंड कल्चर्ड के लिए यूज़ होता है। सोफिस्टिकेटेड मैनर, रिफाइंड एंड कल्चर्ड के लिए तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग हम कॉन्टेक्स्ट में जब इसको यूज़ करते हैं। यहाँ कैलस का ऑपोजिट जाता है। जब इसका मीनिंग है हार्टलेस तो कंपैशनेट का मीनिंग होता है वन हु लव्स अदर्स, स्नेही। इट मीन्स दूसरों को प्रेम प्यार से बात करने वाला, प्यार करने वाला। तो मीनिंग कंपैशनेट का ये बैठता है, इसलिए कैलस एंड कंपैशनेट आर एंटोनिम्स। कैलस का एंटोनिम कंपैशनेट है। इलेजिबल लिखा है, कई बार इस तरह के लिखे वर्ड में हम पढ़ कुछ और जाते हैं। इलीगल भी फटाफट पढ़ने को आ रहा है, इलेजिबल तो आ ही रहा है ना। तो देखे पहले इस वर्ड को सही तरीके से पढ़ ले। क्या लिखा है? इलेजिबल। इलेजिबल का जो मीनिंग होता है, इलेजिबल का मीनिंग होता है दैट इज डिफ़िकल्ट टू रीड। इट मीन्स जिसको रीड करना मुश्किल हो। डॉक्टर हमारे लिए जब मेडिसिन किसी
मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर हमारे लिए मेडिसिन लिखते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते क्या लिखा है। हाँ, केमिस्ट उसको पहचान जाते हैं क्योंकि उनका रोज का काम है, वो पहचानते हैं कि कौन सी मेडिसिन लिखी है। तो डॉक्टर की लिखी जो राइटिंग जो होती है अक्सर हम देखते हैं दैट इज इलेजिबल। इट मीन्स पढ़ने में नहीं आती, ठीक से पढ़ी नहीं जाती। तो इलेजिबल का मतलब जो ठीक से पढ़ा ना जा सके, और उसका ऑपोजिट लिखा है रीडेबल। लॉफुल कुछ और होता है, आपको मालूम है, कानून से रिलेटेड वर्ड लिखा है यहाँ लॉफुल, और इलेजिबल का मतलब जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके, रीडेबल जो आसानी से पढ़ा जा सके, इसका एंटोनिम बैठता है। चलिए आगे। एनलाइटेंड, क्या एंटोनिम हो सकता है? ब्राइट या इग्नोरेंट। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग हमें आना चाहिए, फिर ही हम बता सकते हैं कि क्या मतलब बनता है। एनलाइटेंड के कई मीनिंग आपको मिलेंगे, जिनमें से एक तो है हैविंग ग्रेट नॉलेज। जिस बंदे के पास अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत कुछ जानता है, एनलाइटेंड उसको भी कहा जाता है। इल्यूमिनेटेड के लिए भी यूज होता है एनलाइटेंड वर्ड। एजुकेटेड, लर्नेड के लिए भी यूज होता ही है। लगभग वाइज भी इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा सिनोनिम के रूप में। काफी कुछ जानता है, जो काफी ज्ञान है जिसे। तो आपने यहाँ एक आंसर आ भी चुका है, सही आंसर आया है। एनलाइटेंड का मीनिंग जिस तरह मैंने बताया, एजुकेटेड भी होता है, तो उसका ऑपोजिट जाता है इग्नोरेंट, अज्ञानी, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है। निगर्डली, निगर्डली एंटोनिम दो वर्ड्स दिए गए, माइजरली होगा या सीरियस होगा। तो पहले तो हमें इसका मीनिंग आना चाहिए। चलिए मैं वेट ज़्यादा नहीं करता, निगर्डली का जो मीनिंग होता है वो बता देता हूँ आपको। कंजूस से रिलेटेड होता है, कंजूस को कहते हैं निगर्डली। और इन दोनों में से कंजूस शायद आप जानते हैं किसको कहते हैं, सीरियस तो होता नहीं। माइजरली कंजूस होता है, निगर्डली वैसा ही मीनिंग है। तो सिनोनिम लिखा गया, ये गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ है यहाँ। चलो इसको बदल देते हैं वर्ड को। एक्चुअली निगर्डली माइजरली ही होता है, यहाँ सीरियस की जगह कुछ और वर्ड टाइप होना चाहिए था, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ वो वर्ड रह गया। चलो मीनिंग आ गया। निगर्डली का जो मीनिंग होता है एक्चुअली कंजूस से होता है, और माइजरली भी वही मीनिंग रखता है। तो हमें चाहिए एंटोनिम, जबकि लिखा इसका सिनोनिम है। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट इसका ऑपोजिट होगा। निगर्डली कंजूस, और एक्स्ट्रावेगेंट या लेविश या एक्स्ट्रावेगेंट इसके मीनिंग ऑपोजिट होने चाहिए। जो कि टाइपिंग में आना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक वर्ड कोई और टाइप हो गया। कोई बात नहीं, अब ये एक दूसरे के एंटोनिम चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है एग्नी। एग्नी का मीनिंग होता है पीड़ा या दुख। हाँ, हीरा जी नमस्ते। एग्नी पीड़ा या दुख को कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो इसका ऑपोजिट जाता है? एग्नी का मीनिंग दुख, पीड़ा से मीनिंग होता है। क्या आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं? ये पहले लिखवाया जा चुका है, बताया जा चुका है। मोर्टल किसको कहते हैं? मैन इज मोर्टल एक सेंटेंस दिया था। एक्सटेसी का मीनिंग होता है ग्रेट प्लेजर। ग्रेट प्लेजर का मतलब है अति प्रसन्नता, यानी कि बहुत खुशी को कहते हैं। बहुत ही खुशी के लिए ये वर्ड यूज होता है, अति प्रसन्नता, परम आनंद कह लीजिए प्योर हिंदी में।
उसके लिए यूज़ होता है एक्सटेसी, और एग्नी होती है पीड़ा, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम हुए। मोर्टल का मीनिंग नश्वर होता है। मोर्टल, इमोर्टल, ये वर्ड्स पढ़ाए गए वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। पहला सेंटेंस आपके सामने है। अब काम आपका है, थोड़ी हेल्प बीच में ज़रूर करेंगे हम, और जब आप नहीं पहचान पाएंगे कि इसका क्या आंसर जाना चाहिए, छोटा सा सेंटेंस है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जॉन इज़ मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़ लिखा है, और शायद अगर इस तरह के कुछ खास सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं तो आंसर आ भी जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, जॉन इज़ मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़। क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो ये कैसे राइट होगा? देखते हैं क्या आंसर आता है। एक आंसर आया, द नहीं आएगा, बिटवीन टू बॉयज़ लिखा जाएगा। चलो 2 आ गए। ठीक है, जैसा जैसा आप ठीक समझते हैं। इसमें कुछ खास बात तो है, लेकिन मैं भी आंसर्स का इंतज़ार कर रहा था कि शायद सही आंसर मिल जाए। जॉन इज़ मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़, बिटवीन टू बॉयज़ सर जी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आपने दिए। गोपाल जानी लिखते हैं मोस्ट आएगा, यानी कि जॉन इज़ मोस्ट हैंडसम तो नहीं आ सकता ना जॉन जी, सॉरी गोपाल जी, मोस्ट तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर हम द मोस्ट यहाँ कर देते हैं तो उसके लिए कम से कम 3 जनों का होना ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूं। सर जी कुछ और पूछ रहे हैं, ये इसका रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि कंफर्म करके ही दे सकते हैं हीरा जी। जॉन इज़ मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़। देखिए, मैंने 2 सेंटेंसेस सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, इसके लिए, इसका आंसर देने के लिए। ये सेंटेंस होगा सिर्फ जॉन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़। आपने कहा द नहीं आएगा और आंसर जा रहा है कि यहां द लगेगा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अक्सर हम पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपसे मैं कुछ 2-3 एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्रीज बुलवा रहा हूं, यानी बाकी बची 2। एक मैं बोल रहा हूं, 2 आपको बतानी थी, और मैं बोल ही वो रहा हूं ताकि आपके आंसर का इंतजार ना करना पड़े। बिग, बिगर, बिगेस्ट हमें मालूम है। गुड, बेटर, बेस्ट जो आपको आती हैं, एक बार जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आती होंगी, उन्हीं को बोल रहा हूं। गुड, बेटर, बेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सिमिलरली हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, है ना। और शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये डिग्रीज के रूप में हमने पढ़े हैं। एडजेक्टिव की या एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यूं मान लीजिए। कहना क्या चाहते हैं, एक खास सेंटेंस है इस तरह का कि आपको जब 2 जनों में कंपैरिजन करना हो, या तो वो 2 जनों का नाम इस तरह लिखा हो, जैसे कि जॉन इज मोर हैंडसम, जॉन इज मोर हैंडसम देन विशाल। फिर तो ये चल जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज नहीं करते, है ना। और अब जैसे आपका आंसर आ रहा है विकास जी, जॉन इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, तो मैं यहाँ सभी को साथ में बताना चाहूँगा कि अगर द मोस्ट करते हैं तो उसके लिए कम से कम 3 जनों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि थर्ड जो डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री, आप तभी यूज़ कर पाते हैं जब कंपैरिजन में 3 थिंग्स या 3 पर्सन्स कम से कम दिए गए हों।
ठीक है, यहां स्पेशल लिख दिया इसी बात को समझाने के लिए, आपको लिख के दे दिया, क्या लिखा है, ऑफ द टू। कंपैरिजन कितने जनों में हो रहा है, 2 जनों में। कंपैरिजन कितने में हो रहा है, तीसरा है ही नहीं, 2 में हो रहा है। मतलब हम कह रहे हैं जॉन जो है ना ज्यादा हैंडसम है। ये 2 लड़कों में अगर देखा जाए, एक तो जॉन एक वो दूसरा, 2 खड़े हैं ना, ये 2 में देखा जाए तो जॉन ज्यादा हैंडसम है, इतनी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, जब 2 में कंपैरिजन चल रहा हो और सेंटेंस में लैंग्वेज आ जाए ऑफ द टू, सेंटेंस में लैंग्वेज दी हो साफ ऑफ द टू, यानी आपको एक इशारा कर गए वो, हम आपको यहां इशारा कर रहे हैं बात 2 के, कंपैरिजन 2 के बीच में हो रहा है ना। तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करते हैं, जैसे आप सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री तो तीसरी डिग्री होती है, यानी कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग पहली डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरी को कहते हैं कंपैरेटिव, तीसरे वाली को कहते हैं सुपरलेटिव। तो हम तो देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। जब हमने आर्टिकल पढ़े हैं तो ऐसा ही पढ़ा है, और बोल के भी देख लेते हैं, है ना। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, गानों में भी सुना है आपने, इंडिया इज द बेस्ट। द बेस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बोल रही है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। अब यहां पर 3 जने हैं नहीं, उन्होंने साफ इशारा कर दिया हम 2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द लगाना होगा। इसी तरह का सेंटेंस, अभी ये खत्म नहीं हुई बात, इसी का तरह का सेंटेंस एक और देख लीजिए, नेक्स्ट भी यही मिलेगा। श्वेता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स। अब आपको इसका आंसर मालूम है, क्या आंसर है। अब क्या आना चाहिए, सेंटेंस के अंदर ऑफ द 2 दे दिया गया, श्वेता का कंपैरिजन जिससे भी किया जा रहा है, तो हम 2 में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आप 2 में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो 3rd डिग्री तो आप यूज कर ही नहीं पाते, इसलिए हम मोस्ट तो यहां कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसके लिए यानी डिग्री नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री यूज करने के लिए कम से कम 3 पर्सन्स या 3 जनों का होना जरूरी है। उसने कह दिया 3 नहीं है, हमारे पास कितने, ऑफ द 2 की बात हो रही है साफ, इसलिए आप श्वेता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 गर्ल्स, सेंटेंस इस तरह बनेगा। तो ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखे, दोनों सेंटेंसेस क्यों लिखे, क्योंकि हमें कुछ रटा हुआ था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं, बाकी के साथ नहीं करते। और ऐसा हम जनरल रूल्स के मुताबिक कुछ सेंटेंसेस में, नॉट कुछ में, ज़्यादातर में देखते भी हैं। तो हमें सेंटेंस इसी तरह का दिया जाता है कि रूल हमारा रटा हुआ हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो और बात कुछ और जा रही हो। चलिए नेक्स्ट, 2 सेंटेंसेस एक साथ हुए। आई हैव रेड टूडेज द हिंदुस्तान टाइम्स। सेंटेंस फिर छोटा है, फिर से सेंटेंस बहुत छोटा सेंटेंस है। आई हैव रेड, टेंस भी पहचानते हो, मैंने पढ़ा है आज का अखबार, और मेरे घर कौन सा अखबार आता है, अखबार का नाम भी लिख दिया। क्या आंसर होना चाहिए, एक बार मैं वेट करता हूं। आई हैव रेड टूडेज द हिंदुस्तान टाइम्स। देखते हैं कुछ बात बन जाए, आंसर सही आ जाए। सेंटेंस बहुत छोटा है, बड़ा सेंटेंस नहीं है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। आई हैव रेड तक तो हम भी जानते हैं गलती नहीं है, तो आधा सेंटेंस तो पहचान रहे हैं। आई हैव रेड, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव ईटन फूड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो मैंने आज का न्यूज़पेपर, हम मेरे घर जो आता है उसका नाम लिख दिया है, मैंने आज का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो पढ़ लिया है। अभी तक कोई आंसर आया नहीं है। जैसा भी आप ठीक समझते हैं, आपके मन में जो भी चल रहा है, एक बार आंसर दीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो हम बता सकें। और क्या साइन देंगे आप कि जिससे ये पता चल जाए सर आप ही बताइए, तो भी मुझे इशारा मिल जाए। पहचान नहीं पा रहे, कुछ तो लिखिए। ऑफ द,
पूरा आंसर नहीं दिया, ऑफ द कहाँ डालें? आई हैव रेड टुडेज ऑफ द करें, समझ नहीं आई ये बात, कहाँ लिखें ऑफ द? एक आंसर आया तो है, सिर्फ शॉर्ट में लिखा है चंदन यादव ने ऑफ द। ऑफ द मतलब कहाँ ऑफ द हम इसमें सेट करें, कहाँ लगाएं ऑफ द की सेंटेंस राइट बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है, पेपर सेटर तक ये बात मैं कह रहा हूँ, हमारी सिर्फ टीचर की क्लास में नहीं कह रहा, पेपर सेटर कई बार जिस सेंटेंस को सेट करते हैं और उसका एक्सपेक्टेड आंसर होता है कि ये होना चाहिए, उससे अलग आंसर अगर स्टूडेंट देता है और वो फिट बैठ जाता है, जो हमने सोचा ही नहीं था, अच्छा हाँ इसको भी अगर वर्ड को यहाँ इसकी जगह ये लिखते तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपने किसी वर्ड को रिमूव करके दूसरा लिखा है, या जो आंसर उन्होंने सेट कर रखा है उसके बजाय दूसरा आंसर दिया, वो भी राइट है, जो कि सोचा नहीं था हमने पहले। तो ये थोड़ी है कि जो हमने सोचा वही आंसर दो, आंसर तो मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, आपका भी राइट होगा। न्यूज़पेपर आएगा सर टुडेज के बाद, टुडेज न्यूज़पेपर, अच्छा ठीक है, चलो जैसा भी दिया। देखिए अब आंसर सुनिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से इसको हिलाया नहीं अभी तक, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जाने माने जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ द का यूज़ होता है, ये हमारी रटी हुई बात तो है ना। जो रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, तो ये आर्टिकल्स में हमें पढ़ाया भी गया है आर्टिकल्स में, और आपको ये पॉइंट याद भी है कि न्यूज़पेपर के साथ हम ऐसा करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम, द न्यूज़, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया करके। लेकिन जब आप इससे पहले किसी पोजेसिव का यूज़ कर देते हैं, पोजेशन बताने वाले वर्ड का यूज़ कर देते हैं, फिर आप द का यूज़ नहीं करते। पोजेशन बताने वाला टुडेज, आज का, या एक और वर्ड लिख दूं, टुडेज की जगह आवर लिख दिया, आई हैव रेड आर हिंदुस्तान टाइम, तो पोजेशन बताने वाला वर्ड आ गया। किसका अखबार? हमारा अखबार कहाँ है आज का, कौन ले गया? तो हमारा करके कई बार बात करते हैं ना। पोजेसिव बताने वाले वर्ड जैसे आते हैं उनके ठीक बाद द का यूज़ हम उनके लिए नहीं करते, जो हमने पहले रटी हुई बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ हम द इसलिए नहीं हटा पा रहे थे कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, इसके सामने तो द आता है। लेकिन उससे पहले अगर पोजेशन बताने वाले वर्ड्स कोई आ गए हैं तो उसके बाद द का यूज़ नहीं होगा, सीधा न्यूज़पेपर का नाम आएगा बिना आर्टिकल के। आई हैव रेड टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। चलिए यहाँ आपके किसी आंसर से पहले मुझे कुछ बताना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए सेंटेंस को। हैविंग बीन रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट। हैविंग बीन रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट। सेंटेंस में अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि मिस्टेक कहाँ है, लेकिन एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ किससे रिलेटेड है ये सेंटेंस? कल भी मैंने कुछ प्रॉमिस किया था कि थोड़ी सी बात आपको, हालांकि पूरा टॉपिक नहीं चलेगा, कुछ फाइनाइट नॉन फाइनाइट्स के बारे में और कुछ जीरंड और पार्टिसिपल्स के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। बेशक इसका आंसर कुछ गेस करके आप ठीक कर भी दें कि ये आना चाहिए, है ना, तो भी हमें मालूम होना चाहिए। इस सेंटेंस को हम वापस लाते हैं, एक बार देखिए। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। इनसे भी पहले हाँ ठीक है, चलो इनके बीच बीच में कुछ बता देता हूँ। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, पार्टिसिपल की पहचान होनी चाहिए, जेरेंड की पहचान होनी चाहिए। तो एक बार टॉपिक तो पूरा नहीं चला पाएंगे हम, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इन सेंटेंसेस को समझने के लिए हम जितना बताएंगे वो काफ़ी होगा। और वैसे भी आपके RAS के एग्ज़ाम में, हाँ आंसर ठीक दिया विकास कुमार, हैविंग रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट होगा। कुछ सेंटेंसेस ये भी लिखें। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको पहचानने के लिए हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा।
तो सुनिए, ज़्यादा टाइम हम यहाँ ख़राब नहीं करते, देखिए ज़रा। पेज खाली ले सकते हैं इसके बाद। 11 नंबर है ना, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। We have to go to 11 नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक कोई भी नाउन लिखता हूँ एक बार। कोई नाउन लिख दी मैंने, एक और लिख दी, ठीक है। आप चेयर के लिए कोई भी एक ऐसा वर्ड बोलें जो इसकी विशेषता बताता हो, या मैं सीधा बोलूं इसके लिए कोई एडजेक्टिव बता दें। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे हाँ, आप ही ने बताया, ऐसा, क्योंकि आपकी आवाज़ तो मेरे तक नहीं पहुंच रही, जो बोल रहे हैं, एक बार आप ही ने बताया ऐसा मान लेता हूं। चेयर के लिए हमने एक वर्ड एडजेक्टिव के रूप में लगा दिया जो चेयर को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इट मीन्स बिग चेयर। ये स्मॉल चेयर भी हो सकता है। अगर चेयर छोटी है तो उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात क्या है? स्मॉल है। ऐसा ही आप बुक के लिए भी एक कोई भी एडजेक्टिव लगा दीजिए, जैसे कि गुड बुक, नो प्रॉब्लम। बुक के लिए गुड एक एडजेक्टिव है, चेयर के लिए बिग भी, स्मॉल भी एडजेक्टिव्स चल रहे हैं। बुक के लिए एक और एडजेक्टिव मुझे समझ में आया तो मैंने ये लगा दिया, कॉस्टली बुक। बुक में खास बात क्या है? महंगी है। बुक में खास बात क्या है? अच्छी बुक है, मैटर अच्छा है इसमें, गुड बुक। तो हम देख रहे हैं बुक नाउन के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा है। एडजेक्टिव को हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। जो विशेषता बताएंगे वर्ड्स, जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे, वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। चेयर के लिए बिग और स्मॉल दो एडजेक्टिव हो गए। ओके, अगर एडजेक्टिव हम और भी देना चाहें, बहुत सारे एडजेक्टिव यहां दे सकते हैं। सोच के, टाइम जरूर लगेगा, हम सोच करके बहुत सारे एडजेक्टिव लिख सकते हैं। बुक के लिए और लिखें तो ब्राउन, चेयर के लिए सॉरी, ब्राउन चेयर, मतलब चेयर का रंग बता रहा है तो वो खास बात बता रहा है। चेयर में खास बात क्या है? कलर शोइंग भी एडजेक्टिव होते हैं ना, तो ब्राउन चेयर, चेयर में खास बात क्या है? ब्राउन है। चेयर में खास बात क्या है? बिग है। अब स्मॉल है, सभी एडजेक्टिव चल रहे थे। लेकिन इसी तरह जब बुक में किया तो चलते चलते एडजेक्टिव की जगह आपने एक ऐसा एडजेक्टिव बोल दिया जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के बना हुआ था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के बना हुआ था। जैसे कि बुक के लिए हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बुक। बुक के लिए हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग बुक, आपने देखा इंटरेस्ट एक वर्ब है प्लस आईएनजी साथ में लिखा गया, तो बुक के लिए है तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी बुक की खासियत यानी विशेषता बता रहा है ये भी एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव बना किससे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से बना हुआ एडजेक्टिव है। और ऐसा ही चेयर के लिए मुझे कुछ याद आया तो मैंने कि इस बार ऑफिस के लिए ना हमने रिवॉल्विंग चेयर मंगवाई है। चेयर में क्या खास बात है? विशेषता क्या है? रिवॉल्विंग है, इट मीन्स घूमती है, जैसे ऑफिसेज में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चेयर के लिए जो एडजेक्टिव हमने यूज किया वो है रिवॉल्व, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर जाए, या सीधा ही बोल दूं मैं, एडजेक्टिव का काम करे, है तो ये वर्ब, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। तो हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है।
हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा ही बुक के लिए इंटरेस्ट प्लस आईएनजी ने एडजेक्टिव का काम कर दिया है, तो ये वर्ब, लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रही है। कैसी बुक? इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि अगर समझाने के बाद मैं एक ही लाइन में जवाब दूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर रही हो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया। आपको मालूम है, आप कहीं भी पढ़ते हो बुक में तो 3 तरह के पार्टिसिपल्स हमें पढ़ाए जाते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इन 3 नामों से हम पार्टिसिपल को देखते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रेजेंट सिखाया, मैं दोनों को सिखाने के बाद जब एक ही बात में एक ही सेंटेंस में बोल दूंगा तो और इजी हो जाएगा। एक बार आपको सुनना ज़रूरी है, अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। पास्ट पार्टिसिपल, जिसके लिए बात लंबी चौड़ी सिखाई जा सकती है, 1 घंटा भी लगा देते हैं यहाँ एग्जाम्पल देते देते, लेकिन हमें एक बार ये, क्योंकि एग्जाम में हमें पूछा नहीं जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है। एग्जाम में तो सेंटेंस आएगा, हमें पहचानना है, हमें ये मालूम हो ये पार्टिसिपल चल रहा है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल नहीं है, ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में इतनी ही बात होती है कि आप किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव जो लगाते हैं वो वर्ब की 3rd फॉर्म से बना होता है, बस इतनी सी बात होती है। जैसे कांच के लिए, ग्लास के लिए अगर मैं एक एडजेक्टिव बनाऊं वर्ब की 3rd फॉर्म को, ब्रोकन ग्लास का मतलब क्या है? ब्रोकन ग्लास का मीनिंग क्या है? टूटा हुआ कांच। फॉलन ट्री, ट्री में खास बात यानी कि विशेषता, कौन सा वर्ड बता रहा है? फॉलन। वर्ब की कौन सी फॉर्म से बना हुआ है? 3rd से। फॉल, फेल, फॉलन। वर्ब की 3rd फॉर्म से एडजेक्टिव बना हुआ है इन दोनों में, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो जब वर्ब की 3rd फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही हो उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। The police have recovered stolen car. Recovered the stolen car. पुलिस ने चुराई हुई कार जब्त कर ली, बरामद की। ठीक है, बरामद, ओके, हम यहां थे। स्टोलन कार, कार के लिए एडजेक्टिव कौन बना हुआ है? स्टील, स्टोल, स्टोलन, वर्ब की 3rd फॉर्म। तो स्टूडेंट्स बात यहाँ ख़त्म हो गई। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की 3rd फॉर्म व्हेन फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। अब एक बार दोनों को मिलाऊं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर रही हो। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब की 3rd फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम कर रही हो। बस, और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दिए, और कई एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आप टीवी पे देखते हो ब्रेकिंग न्यूज़, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है या पास्ट पार्टिसिपल का? दोनों में से किसका? वर्ब की आईएनजी फॉर्म न्यूज़ के लिए एडजेक्टिव बनी हुई है, तो हम देख सकते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। डांसिंग डॉल, राइजिंग सन, कितने एग्जाम्पल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के? वर्ब की 1st फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करनी चाहिए। ब्लीडिंग गम्स, ये हो गया। तो ठीक है, अब हम आते हैं, हमने प्रेजेंट सीखा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सीखा, अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे, जो तीसरा है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं मैं यहाँ ले रहा, अदरवाइज इसी टॉपिक में पूरा टाइम निकल जाएगा, तो हमें पूछा नहीं जाएगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हमें सिर्फ सेंटेंसेस मिलेंगे। चलिए, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। आप यूँ मान लीजिए, इसकी शक्ल से ही पहचान लीजिए इसको, हैविंग प्लस V3,
हैविंग प्लस V3 करके सेंटेंस, जैसा कि अभी अभी शो किया गया था, मैंने आपको बताया था हैविंग रिटन ए लेटर, उसमें लिखा था हैविंग बीन रिटन ए लेटर, तो बीन क्यों हट गया, हैविंग रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट क्यों इसका आंसर है। तो पहले पता कर ले ये था क्या, हैविंग प्लस V3, यानी अभी जो सेंटेंस था वो यूं होना चाहिए था, हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। इसका जो मीनिंग है वो ये है, लेटर लिख लेने के बाद मैंने इसको पोस्ट कर दिया। थोड़ा मीनिंग भी साथ, क्योंकि और सेंटेंसेस अभी आने वाले हैं, तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए लिखा क्या है। हैविंग रिटन ए लेटर का मीनिंग है लेटर लिख लेने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अभी इसके एक्टिव पैसिव की बात में पता चलेगा कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बीन था, सेंटेंस को वापस लाएंगे, वहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले ये पता चल जाए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं ये परफेक्ट पार्टिसिपल चल रहा है, हैविंग रिटन हैविंग प्लस V3। तो एक बार शक्ल दिखाइए आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं। अब है इनके एक्टिव पैसिव प्लस इनमें आने वाली मिस्टेक्स, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं बात। एक बार कुछ सेंटेंसेस आप देखें, क्या कहते हैं ये सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है वाइल डूइंग वर्क ही फेल asleep। जो मैंने अभी अभी आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो जिस तरह के मैंने एग्जाम्पल दिए थे उनमें तो साफ नजर आ रहा था ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, ये किसी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, लेकिन चलते सेंटेंस में भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें ये पता तो नहीं चलता। लेकिन ऐसा एक बार, इसके लिए पूरा एक पीरियड चाहिए, एक डिटेल्स टीचिंग चाहिए, तो हम पूरी बात समझ पाते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि पूरा टाइम यहाँ नहीं दिया जा रहा, हम ये देख रहे हैं कि एक बार डूइंग को आप यूँ माने ये पार्टिसिपल जैसा ही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है ये एडजेक्टिव है या नहीं। अगर ग्रामेटिकली पूरा इसका एनालिसिस करें तो पता चलेगा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। चलो देखेंगे बाद में, वो भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग क्लास चाहिए। वाइल डूइंग वर्क, हमें मीनिंग एक बार पहचाना है। वाइल डूइंग वर्क ही फेल asleep। जब आप इस तरह सेंटेंस में इस तरह यूज करते हैं ना, तो इसका कुछ ऐसा मीनिंग निकलेगा, ते हुए, काम करते हुए वो सो गया। वॉकिंग इन द पार्क ए डॉग बीट हिम, तो वॉकिंग इन द पार्क में वॉकिंग जो लिखा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, लेकिन वॉकिंग इन द पार्क क्या मतलब बनता है, पार्क में घूमते हुए। इट मीन्स जब वो पार्क में कोई घूम रहा था उसकी बात हो रही है। पार्क में घूमते हुए क्या हुआ, आगे सेंटेंस बताता है क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए या करते समय। और कोई इस तरह का सेंटेंस अभी है नहीं, ठीक है। ते हुए कुछ इस तरह का मीनिंग भी आता है। ओके, वाइल डूइंग वर्क ही फेल asleep। तो ध्यान ये रखना होता है आपको कि इस सेंटेंस में काम को करने वाला कौन है। मतलब यहां एक वर्ब नजर आ रही है, ये कंटिन्यूस टेंस तो नहीं बना रही, हमें भी पता है। अगर ये कंटिन्यूस टेंस बना रही होती तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होती, इज डूइंग, आर डूइंग, एम डूइंग, वॉज डूइंग, वर डूइंग, हैज बीन डूइंग, कुछ तो होता। ये कंटिन्यूस टेंस बनाने वाली वर्ब नहीं है ना, ये कुछ और है। तो मैंने पहले बता दिया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा है, लेकिन एकदम हम समझ नहीं पा रहे, सर ये किसी नाउन को तो एडजेक्टिव तो नहीं बन रहा है, नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा ये ही के लिए डूइंग वर्ब। ये डूइंग मतलब काम को किया किसने, ही ने या किसी और ने। वाइल डूइंग वर्क, काम को करते हुए, ही फेल asleep। बाद वाला सेंटेंस तो समझ में आ रहा है, कौन सो गया, ही। लेकिन जो पहला वाइल से आपने स्टार्ट किया, क्या इसका सब्जेक्ट कोई और है क्या, या ही है। यानी इसका डूअर भी ही है या कोई और है। ये कल भी सेंटेंस आया था इस तरह का, 2 सेंटेंसेस थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं 5-7 सेंटेंसेस से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था।
अगर तो इसका सब्जेक्ट कोई और है, यानी इसका डूअर कोई और है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। अगर ही है तो हमें यहां लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां डूअर दोनों का कॉमन है, ही है। While he was doing his work, he fell asleep. इसका मतलब काम करते हुए, काम अभी खत्म नहीं हुआ था, काम करते करते वो सो गया। काम अभी चल रहा था, प्रोग्रेस में था, वो सो गया। कौन सो गया? ही की ही बात यहां हो रही है। ही ने ही काम को किया है, कर रहा था, ही कर रहा था, इसलिए हमने सब्जेक्ट एक ही रखा। यहां वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और होता इसकी जगह, आने सेंटेंसेस आएंगे, अभी पता चल जाएगा। क्या समझाना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए नंबर 2 में। वॉकिंग इन द पार्क ए डॉग बिट हिम। पहले सेंटेंस से समझ ना पाए, सेकंड में भी कुछ खास समझ में नहीं आया, थर्ड में कुछ कुछ पकड़ी बात, चौथा, पांचवा, छठा पकड़ लेंगे बात को। वॉकिंग इन द पार्क ए डॉग बिट हिम। तो देखिए इसमें तो कोई भी सब्जेक्ट, काम का जो डूअर है कि पार्क में काम क्या हो रहा है, वॉकिंग का, कौन कर रहा है अभी बताया नहीं गया। लेकिन आगे जो सेंटेंस है ना, उसका सब्जेक्ट कौन है? ए डॉग। अगर हम ए डॉग को इस पार्ट का सब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये बन जाता है वॉकिंग इन द पार्क। हम डॉग की ही बात कर रहे हैं। पार्क में कौन घूम रहा था? डॉग। उसने मैन को काट लिया। मतलब ये नहीं है, आपको भी मालूम है कि वॉकिंग इन द पार्क कौन घूम रहा था कि डॉग ने उसको काट लिया। तो यहां बात हिम से रिलेटेड है। हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वॉकिंग इन द पार्क, जब वो आदमी पार्क में घूम रहा था तो एक डॉग ने उसको काट लिया। बात किसकी हो रही है यहां? घूम कौन रहा था? डॉग की बात नहीं हो रही। कोई इंसान, कोई आदमी घूम रहा था, उसको डॉग ने वहां काटा। तो या तो देखो ऐसे कर लें, अगर इसमें हम सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते तो हमारे पास एक इलाज है इसका, वो ये कि इस सेंटेंस को आप अगर पैसिव में लिख दें तो ये करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, इधर करेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय ए डॉग। देखिए क्या हो गया सेंटेंस में, क्या फर्क पड़ गया सेंटेंस पे? वॉकिंग इन द पार्क, अब सब्जेक्ट कौन बन गया? इस इधर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट अब कौन है? ही। और पार्क में कौन घूम रहा था? ही घूम रहा था। इसलिए हमें इसके लिए सब्जेक्ट अलग से लगाने की अब जरूरत नहीं है। तो या तो हम बचे हुए सेंटेंस में ये देख लें कि पैसिव बनाने से काम चल रहा है, पैसिव बनाने से काम चल रहा है। नहीं अगर चल रहा तो फिर आपको इधर अलग लिखना पड़ेगा, व्हाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ए डॉग बिट हिम। कैसे करना पड़ेगा? व्हाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ए डॉग बिट हिम। ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा। ये सेंटेंस किस चीज से रिलेटेड है? आपको भी दिख रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट किया गया है इसको। मीनिंग होता है ते हुए। क्रॉसिंग द रोड आ गया सेंटेंस, इसी को मैं याद कर रहा था, लिखा हुआ है। एक और देखिए, कम समझ में आया, तीसरे में बात क्लियर हो जाएगी। While crossing the road, a car hit him. अब मुझे ये बताइए, कार क्रॉस कर रही थी रोड को, उसने उसको हिट किया। क्या समझ में आ रहा है कि जब वो आदमी रोड क्रॉस कर रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर मार दी। तो ये क्रॉसिंग द रोड किसके लिए आया? ये एक्शन किसके लिए? हिम के लिए या कार के लिए? मैं यहां एक बार आपसे आंसर चाहूंगा। While crossing the road, रोड को, ये एक्शन जो है यहां, वर्ब कौन है? क्रॉसिंग। क्रॉस कर कौन रहा था? हम कार की बात कर रहे हैं या किसी आदमी की बात कर रहे हैं? दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं? आगे के सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है कार, क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कार ही है? ये पूछ रहा हूं मैं। मतलब हम ये कहने वाले थे while a car was crossing the road it hit him, ऐसा कहने वाले थे? या इसका सब्जेक्ट, इसका काम को करने वाला, इसका डूअर क्रॉसिंग का ही है यानी हिम है, या कार? दोनों में से एक बताइए कौन सा है?
हिम है। करेक्ट। सुमित्रा जशन के आंसर्स आए हैं, हिम है। इसका मतलब हमें यहाँ या तो सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के शुरुआत कहाँ से, एकार से। आगे चल के शुरुआत कहाँ से की गई है, एकार से। अगर हमने इसको नहीं बदला तो एकार ही माना जाएगा इसका सब्जेक्ट। वाइल क्रॉसिंग द रोड, ए कार, इसका मतलब रोड भी कार ही क्रॉस कर रही थी, उसके लिए कह रहे हैं, नहीं कह रहे। तो आपको या तो कर दो वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। कैसे करेक्ट करें, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ए कार हिट हिम, या तो ऐसे कर दें, या फिर बचे हुए सेंटेंस यानी अगले सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं ना, ताकि ही को हम सब्जेक्ट के रूप में ले आए तो इसका भी सब्जेक्ट सेम हो जाए। कैसे, वाइल क्रॉसिंग द रोड ही वॉज, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है ना, ही वॉज हिट बाई ए कार। थोड़ा सा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। प्रैक्टिस करने पे 8-10 सेंटेंसेस तक पहुंचते पहुंचते तो बात समझ में आ जाती है। और जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ हमें भी खटकता है कि ये बात तो फिर कार की कर रहा है, तो क्या कार घूम रही थी क्या, सॉरी रोड क्रॉस कर रही थी क्या डॉग पार्क में घूमते की बात हो रही थी क्या, वॉकिंग नहीं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस में चलो एक बार चौथा बाकी है, ठीक है। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड द मैनेजर डिसमिस्ड द कैशियर। लेकिन अगर पैसिव में चेंज करें तो ही होगा, नहीं अगर हम पैसिव में चेंज नहीं करते तो हमने यहां सब्जेक्ट अलग से लिख दिया ना, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड ए कार हिट हिम। जरूरी नहीं है कि पैसिव आप चेंज ही करके दिखाएं, जरूरी नहीं है। मतलब करेक्शन के दो तरीके बताए हैं कि या तो ऐसे करेक्ट कर दें या आप बाद वाले को पैसिव कर दें, दो तरीके चल रहे थे। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड द मैनेजर डिसमिस्ड द कैशियर। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, इट मीन्स गिल्टी क्या होता है, कसूरवार। फ्रॉड का कसूरवार पाए जाने के बाद आगे लिखा है मैनेजर डिसमिस्ड द मैनेजर डिसमिस्ड द कैशियर। तो आप ये देखिए, आपने सेंटेंस पढ़ा हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ये कौन पाया गया गिल्टी, मैनेजर के कैशियर। आगे के सेंटेंस से पता करें जरा, गिल्टी कौन पाया गया है, मैनेजर या कैशियर। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, नौकरी से निकाला किसको गया है, मैनेजर को या कैशियर को। वहां से पता चल जाता है कि कसूरवार कौन था, किसने फ्रॉड किया था। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड द कैशियर, आपको भी पता है चल क्या रहा है, कैशियर ने फ्रॉड किया, साफ बात समझ में आ रही है। यहां आगे का सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लिया हमने मैनेजर, आगे के सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लिया है मैनेजर। लेकिन अगर हम यहां इसका सब्जेक्ट अलग से लिख भी देते हैं तो भी उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड का जो मीनिंग बनता है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, अगर आप उसका पैसिव बना देते हैं। अगर आप उसका पैसिव बना देते हैं, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड द कैशियर वाज डिसमिस्ड बाय द मैनेजर, तो भी एक फर्क रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अभी अभी आंसर दिया था शायद, जैसा किसका लिखा हुआ आंसर था ये, विकास कुमार का, जो आंसर आपने सही दिया ना, तो यहां मैनेजर गिल्टी पाया गया है, मैनेजर गिल्टी नहीं पाया गया, कैशियर गिल्टी पाया गया है ना। अगर हम कर भी देते ना द कैशियर वॉज डिसमिस्ड बाय द मैनेजर, तो भी सेंटेंस में अभी क्या बाकी रह गया, हैविंग बीन फाउंड। और ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है, हैविंग बीन फाउंड क्यों कर दिया आपने, क्योंकि ऐसे सेंटेंस होने के बावजूद भी यहां मैनेजर यहीं पढ़ा रहे, सेंटेंस यहां पढ़ा रहे, तो भी मीनिंगलेस हो रहा है। मीनिंगलेस ऐसे हो रहा है, गिल्टी पाए जाने के बाद, गिल्टी कसूरवार ठहराए जाने के बाद नहीं, कसूरवार पाए जाने के बाद, उसके बाद इसको भी हमें पैसिव करना पड़ेगा। कसूरवार पाए जाने के बाद,
द कैशियर वॉज डिसमिस्ड बाय द मैनेजर। ये सेंटेंस इस तरह ठीक बैठता है। आप बताइए कोई और तरीका हो सकता है इसका जो आपके मन में आ रहा हो कि ऐसे भी कर सकते थे। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड, हैविंग बीन फाउंड, बीन क्यों लगाया? पैसिव चलाना ज़रूरी समझा हमने। पैसिव चलाना आपने क्यों ज़रूरी समझा? क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ द कैशियर करने पर कैशियर ने किसी काम को किया नहीं है, कैशियर खुद गिल्टी पाया गया है, इसलिए डूअर नहीं है वो, डूअर नहीं है वो, डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो हमने इस तरह किया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हैविंग टॉट द लेसन द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास। हैविंग टॉट द लेसन द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास। Having taught the lesson, the teacher went out of the class, और having been taught the chapter, the students went out of the class। दोनों में क्या दोनों सेंटेंसेस राइट हैं या आपको लगता है कि ऐसे ठीक होगा? Having taught the lesson, the teacher went out of the class. Having been taught the chapter, the students went out of the class। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है? देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी तक आंसर नहीं है। सिक्स्थ सही है। सुमित्रा देवी लिखते हैं हैविंग बीन, कौन से नंबर के लिए लिख रही हैं सुमित्रा? 5 नंबर के लिए। छठे के लिए बीन आएगा, हटाना है, या 5वें में बीन लिखना है? थोड़ा सा क्लियर करो, है ना। 5th इज राइट बताया जा रहा है राकेश कुमार। ठीक है। हैविंग टॉट द लेसन द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास, 5th भी राइट है और 6th भी राइट सेंटेंस है। हैविंग बीन टॉट द लेसन द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास। कैसे? देखिए, अगर पहले वालों में कुछ कम समझ में आया, यहां बात, ये दोनों सेंटेंसेस राइट लिखे हुए हैं, ये दोनों ही सेंटेंसेस राइट। कैसे लिखे? हैविंग टॉट द लेसन द टीचर, काम को करने वाला कौन है? लेसन टीच करने वाला कौन है? टीचर ही है। तो हमें यहाँ अलग से सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्लास से बाहर कौन गया है? टीचर ही गया है। तो उधर वेंट आउट का सब्जेक्ट भी टीचर है और इधर टॉट का सब्जेक्ट भी, यानी डूअर, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, डूअर भी, टॉट का भी और वेंट आउट का भी डूअर टीचर है। वेंट आउट बाहर गया, कौन? टीचर। टॉट पढ़ाया किसने? काम को करने वाला कौन? टीचर। तो कॉमन सब्जेक्ट आगे के सेंटेंस का डूअर बना हुआ है, यानी सब्जेक्ट पहले लगाया गया ना, तो दोनों में कॉमन चलेगा। इसलिए हैविंग टॉट द लेसन द टीचर, टीचर ने लेसन पढ़ाने के बाद, यानी टीचर लेसन पढ़ाने के बाद क्लास से बाहर चला गया, तो दोनों का डूअर टीचर है। यहाँ हैविंग बीन क्यों लिखा गया? क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ टीच नहीं किया है, स्टूडेंट्स ने यहाँ टीच नहीं किया है, उनको टीच करवाया गया है, इसलिए पैसिव में चलेगा सेंटेंस। यानी यूं मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ के डूअर नहीं है, टॉट वर्ब के डूअर नहीं है, यह है टीचिंग करवाना, ये स्टूडेंट्स ने करवाई है,
नहीं, स्टूडेंट्स पे टीचिंग हुई है, यानी टीचिंग वर्ब का स्टूडेंट्स रिसीवर है, तो वहीं से सेंटेंस को आगे स्टार्ट किया गया है, सब्जेक्ट बना करके, डूअर बना करके। इस सेंटेंस का डूअर नहीं है, रिसीवर है, इसलिए पैसिव में चलाना पड़ा हमें। ये एक्टिव में क्यों चलाया था? क्योंकि टीचर इसका डूअर था। ये आपने पैसिव में क्यों चलाया? क्योंकि स्टूडेंट्स इसका डूअर नहीं है ना। स्टूडेंट्स वेंट आउट का डूअर तो है, इसलिए अगर आप पढ़ें तो वापस पढ़ें, क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास। तो डूअर, इस सेंटेंस का डूअर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इसको एक्टिव में चलाया गया। वेंट आउट आपको मालूम है ना, एक्टिव है। बीन टॉट आपको मालूम है ना, पैसिव है। तो यहां सिर्फ वो स्टूडेंट्स जरूर तंग हो सकते हैं जिनको नहीं मालूम कि पैसिव एक्टिव को एकदम कैसे पहचानते हैं, क्या फर्क होता है। वो टॉपिक में पढ़ा दिया गया है ना, एक्टिव पैसिव की टॉपिक की आप वीडियो देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपके हाथ में होना चाहिए, कुछ सेंटेंसेस, मतलब इस तरह की बात जिससे आप एक्टिव और पैसिव पहचान सकें। ठीक है, वापस आते हैं। वापस कहाँ आते हैं? हमने जो सेंटेंस को कहाँ छोड़ा था, यहाँ छोड़ा था। देखें जरा, हैविंग बीन रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट। लेटर को लिखने का काम, लेटर को लिखने का काम आई ने किया है कि किसी और ने? स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दी जवाब देना। हैविंग बीन रिटन ए लेटर आई पोस्टेड इट। पोस्ट करने का तो आई ने लिखा, साफ आई ने किया, साफ लिखा है, आई पोस्टेड इट, मैंने इसको पोस्ट कर दिया। लेटर को लिखने का काम भी आई ने किया है या नहीं किया? लाइक एंड शेयर करें प्लीज, थैंक यू। लेटर को लिखने का काम आई ने किया है, आई ने किया है। अमित कुमार बड़ा छोटा सा जवाब देंगे। अमित कुमार लिखने के बाद आई लिखा है, ऐसा लगता है फुल स्टॉप लगाया हिंदी वाला, ठीक है, पूर्ण विराम लगा है। आई नहीं किया है, करेक्ट है। सुमित्रा भी कह रही है आई नहीं, ठीक है। तो फिर जब आई ने इस काम को किया है तो सेंटेंस पैसिव में नहीं आना चाहिए, हैविंग रिटन ए लेटर आना चाहिए। इस बात को समझे, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी यही बात चल रही थी, पहचान गए थे आप, आज भी यही बात चल रही है। तो ये पैसिव में नहीं आना चाहिए, एक्टिव में आना चाहिए। इसी तरह का एक और सेंटेंस करते हैं। ईटिंग फूड आई वेंट टू कॉलेज। ये सेंटेंस क्या बता जाता है? मैंने कहा था कि जब पार्टिसिपल सेंटेंसेस के शुरू में आते हैं ना, तो कुछ मीनिंग इस तरह का बैठता है, और इसकी हिंदी जो बनती है, खाना खाते हुए मैं कॉलेज चला गया। तो आप ये सोचिए कि ये एक्शन होता है, अक्सर हम देखते हैं खाना खाते हुए, इट मीन्स हाथ में खाना है, रोटी है, खाते खाते कॉलेज गया। ये होना तो इस तरह चाहिए, खाना खाने के बाद मैं कॉलेज चला गया। तो ये फर्क करना सिखाता है कि कहाँ आपको, ये पार्टिसिपल कौन सा लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, आप जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है। क्योंकि ते हुए वाला मीनिंग भी देगा, है ना, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फंक्शन कर रहा है, जो हमें पता नहीं चल रहा। ते हुए इसका मीनिंग आ रहा है, खाना खाते हुए मैं कॉलेज चला गया। अब आपको मैं यहां सीधा ले आऊं, ये सेंटेंस ऐसे नहीं होना चाहिए था। हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू कॉलेज, ये सेंटेंस ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसका मीनिंग बनता है जब आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हो। आपको मालूम है ना, यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर दिया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सा पार्टिसिपल यूज किया? परफेक्ट। अभी आज जीरण की बात तो हो ही नहीं पाई, हालांकि बात तो 2 मिनट की थी, कोई बात नहीं, उसको बाद में लेंगे। इस तरह का कोई सेंटेंस मिला नहीं अभी हमें, हम सामने नहीं लाए। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हमें मालूम है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि जब 2 एक्शंस शो किए जा रहे हैं, उधर आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज जाने का एक्शन है, और इधर खाना खाने का एक्शन है, तो उसका मीनिंग देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसका सेंस सही बैठेगा या परफेक्ट से, ये पता चल जाना चाहिए। कैसे जी,
कैसे पता करें? तो खाना खाने के बाद मैं कॉलेज गया कि खाना खाते हुए कॉलेज चला गया, मतलब हाथ में थाली है और कॉलेज जा रहा हूं, है ना? तो दोनों में से कौन सा सही सेंस देता है? खाना खाने के बाद। या तो यहां कर दें आफ्टर ईटिंग फूड, तो भी सेंटेंस सही बैठता है। आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट टू कॉलेज से भी सही बैठता है। अदरवाइज आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं तो सेंटेंस राइट हो जाता है। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद। ये देखिए, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं। एक्चुअल में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस ही तो बनाती है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस ही बनाती है ना? लेकिन हैव को आईएनजी फॉर्म में लेते हुए थर्ड फॉर्म को लिया गया है, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोला करते हैं, इसलिए बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, तो दोनों में ये वाला सेंस सही दे रहा है, ये लगेगा। ठीक है जी। इस तरह का कोई और सेंटेंस नहीं? ठीक है, यहां तक ठीक है। ठीक है, काफी कुछ हो गया, काफी कुछ हुआ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आर डी बर्मन कंपोज्ड म्यूजिक फॉर मैनी ए बॉलीवुड फिल्म्स। अगला सेंटेंस, मुझे लगता है आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आप जल्दी दे देंगे इसका, ऐसी उम्मीद है मुझे। आर डी बर्मन कंपोज्ड म्यूजिक फॉर मैनी ए बॉलीवुड फिल्म्स। नहीं आएगा। ठीक पहचाना। ये दो तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, या तो आर्टिकल अ लगाएं ना, या तो अ ना लगाएं, क्योंकि मैनी और मैनी ए दोनों को हमने पढ़ रखा है ना? और या फिर दूसरा आंसर भी सही दिया गया है, अगर मैनी आ बोला है तो आगे फिर नाउन को सिंगुलर लीजिए। बी स्टैंड्स फॉर बॉलीवुड, मैनी ए बॉलीवुड फिल्म आना चाहिए। दोनों ठीक है, दोनों आंसर्स राइट आ गए। चलिए टेन पेपर प्लेट्स कॉस्टेड मी $1। छोटा सा सेंटेंस है। टेन पेपर प्लेट्स कॉस्टेड मी $1। क्या आंसर होना चाहिए इसका? काफी देर लगाई। पेपर्स आना चाहिए जी, नहीं, पेपर प्लेट लिखा है। 10 पेपर ही लिखा होता तो पेपर्स आता। यहाँ पेपर प्लेट, पेपर्स प्लेट्स तो नहीं हो जाएगा। 10 पेपर प्लेट्स, पेपर तो यहाँ सही लिखा है। अगर प्लेट्स नहीं होता तो 10 पेपर्स आता। पेपर प्लेट 5 स्टार होटल होता है कि 5 स्टार्स होटल होता है? आपको भी पता है 5 स्टार होटल होता है ना? चलो इसके बारे में भी बात अधूरी रही है, क्योंकि इसको भी समझाना पड़ेगा कि किस तरह आप जब नाउन के लिए इस तरह काउंटिंग में जब लगाते हैं एडजेक्टिव्स, तो भी सिंगुलर में कैसे आते हैं। ठीक है, मी फॉर $1 नहीं पहचान पाए। ठीक है, वर्ब गलत हो रही है। कोस्ट की तीनों फॉर्म कोस्ट होती, जैसे हिट हिट हिट, जैसे कट कट कट, तो इस तरह ट्रिक खेली जाएगी, है ना? बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहती हैं कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो हम पढ़ने के हिसाब से ठीक लग रहा था, इसी तरह
इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को निशाना बनाया जाता है। इनको डालो, क्योंकि पढ़ने पर वो पकड़ में नहीं आएगी। हिटेड लिखते तो पकड़ में आती, कटेड लिखते किसी सेंटेंस में पकड़ में आता है, लेकिन कोस्टेड पकड़ में कम आता है। और ना इधर ध्यान जाता है कि कोस्ट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। चलिए, As soon as the clock strike 5 we left for home। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए हम घर की तरफ रवाना हो गए, ये लिखा है। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए हम घर की तरफ रवाना हो लिए। SP चालिया आप जुड़े हैं। करेंसी इज ऑलवेज यूज्ड विद 4। नहीं, ये आपने कहाँ पढ़ा है, मैं बताऊं क्या पढ़ा है आपने। जब किसी चीज़ को खरीदने या बेचने की बात हो रही हो करेंसी में, तो हम यहाँ 4 का यूज़ करते हैं। आई हैव सोल्ड माई ओल्ड बाइक इन रुपीज़ 10,000, नहीं 4 रुपीज़ 10,000, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, उसका जवाब दे रहे हो। चलो, लिफ्ट क्या है यहाँ। वी लेफ्ट फॉर होम, कहाँ चले गए, बहुत दूर चले गए सेंटेंस से आप। लिफ्ट तो उठाना होता है। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है। ये सेकंड लिखिए, वी लीव लेफ्ट लेफ्ट। वी लेफ्ट फॉर होम, चलो इतना भी बता दिया, वी लेफ्ट फॉर होम ठीक लिखा है, इतना मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हम घर के लिए रवाना। लेफ्ट फॉर का मीनिंग होता है, लीव फॉर का मीनिंग किसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाना, है ना। वी लेफ्ट फॉर होम, इसका मतलब घर के लिए रवाना हो गए। विकास सही आंसर दिया। एज सोन एज द क्लॉक स्ट्रक 5, ये सारा सेंटेंस जो है पास्ट में जा रहा था। हम घर के लिए रवाना हो गए, तो बात बीत गई ना, बीती हुई बात हम कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए यानी घड़ी में 5 बजे हम घर के लिए रवाना हो गए, तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक आएगी। दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ब आपके साथ खेल गई, यानी कोस्टेड का पता नहीं चला, स्ट्राइक का भी यहाँ पता नहीं चला, पास्ट टेंस में था तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। चलिए, वन मोर, 2 सेंटेंसेस हम और करेंगे, क्योंकि हम पार्टिसिपल ने ज़्यादा टाइम ले लिया, नहीं तो सेंटेंसेस सारे हो जाते। While climbing up the hill, the poor man found the box of pearls। मीनिंग आपको मालूम है, पहाड़ी पे चढ़ते हुए, हिल पे चढ़ते हुए गरीब आदमी को क्या मिला। पर्ल्स मोती होते हैं, है ना, मोतियों का बॉक्स मिला, खजाना मिला है। वाइल का मीनिंग कोई एक आध स्टूडेंट होगा नहीं जानता। वाइल का मीनिंग होता है के दौरान, इस एक्शन के साथ में एक्शन लिखा होता है। तो किस एक्शन के दौरान, अभी आपने देखा था वाइल वॉकिंग इन द पार्क, किस एक्शन के दौरान, घूमने के दौरान, घूमते हुए। तो जिस समय भी कह सकते हैं, जिस समय वो पुअर मैन पहाड़ी पे चढ़ रहा था, तो पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान, मीनिंग एक ही है, उस वक्त के दौरान। While climbing up the hill, the poor man found the box of pearls। नहीं पहचान पाए? वेट करता हूं, शायद सही आंसर आ जाए। अभी तक कोई आंसर नहीं। कुछ भी नहीं। ओनली द पुअर, एक आंसर आया है। द पुअर कहते ही तो सारे गरीब लोग होते हैं। द रिच, हाँ, पूरी क्लास को डिनोट कर देता है। द पुअर, सारे दुनिया के गरीब लोग,
द ओल्ड सारे के सारे बुजुर्ग लोग, द रिच सारे के सारे अमीर लोग, वो मीनिंग तो नहीं है यहाँ, एक ही आदमी है, ठीक है। वाइल क्लाइंबिंग अप द हिल द पुअर मैन फाउंड ए बॉक्स ऑफ, क्योंकि दा तो स्पेसिफिक कर रहा है, दा तो तब बोलते हैं जब पहले आप बॉक्स के बारे में, पर्ल के बॉक्स के बारे में पहले हमारी बात हुई हो, सेकेंड टाइम मेंशन हो रहा हो, ये तो फर्स्ट टाइम ही मेंशन हो रहा है अभी, है ना। तो ये आएगा वाइल क्लाइंबिंग अप द हिल द पुअर मैन फाउंड ए बॉक्स ऑफ पर्ल्स, ए बॉक्स ऑफ, ना कि द बॉक्स ऑफ। द स्पेसिफिक कर रहा है, स्पेसिफिक यानी सेकेंड टाइम जब मेंशन होती है चीज़ कोई नाउन तो हम द बोलते हैं। नहीं समझे बात को तो थोड़ा इजी एग्जांपल भी दे देता हूँ। थर्स्टी क्रो स्टोरी सबको मालूम है, कुछ भी लाइन बोल दो सबको मालूम है। हम कहते हैं वंस देयर वॉज ए क्रो, पहली लाइन में ए क्रो, वंस देयर वॉज अ क्रो, पहली लाइन में तो अ बोलते हैं। जब कुछ लाइंस निकल जाती हैं उसी क्रो को ही हम क्या बोल रहे हैं, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, लास्ट लाइन में। ये क्या मजाक है, पहली लाइन में अ क्रो कहा, लास्ट में आपने द क्रो कहा, क्योंकि वो रिपीटेडली मेंशन हो रही थी नाउन। इस बात को आप समझते हैं, मुझे मालूम है। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए अ या एन अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड, उससे पहले ए आएगा या एन, ये आपको पता है। और द अगर बोल दिया तो आपने अभी पहली बार तो इंट्रोड्यूस किया पर्ल ऑफ बॉक्स को, आपने द कैसे कह दिया, द तो मतलब उस वाला बॉक्स को पाया, वो वाला बॉक्स मिल गया पर्ल का, वो वाला कौन सा पहले मेंशन हो चुका है नहीं, है ना। इसलिए जैसे अ क्रो और द क्रो में फर्क बताया मैंने, तो पहली बार में तो इंट्रोडक्शन हो रहा था इसलिए ए या एन का यूज हुआ, बाद में इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उसी नाउन को ही रिपीट किया जा रहा था, तो हम दा लिखते हैं, इसीलिए अ बॉक्स ऑफ पर्ल्स होगा। आखिरी सेंटेंस आज के लिए, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट, मतलब वो तो मैथ्स में अच्छा है लेकिन उसका मित्र अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा नहीं है। आज के लिए आखिरी सेंटेंस है आज की क्लास के लिए, और पहचान जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बड़े नहीं हैं। He is good in mathematics, but his friend is not. इसका मतलब his friend is not good in the same subject. Correct. विकास कुमार सही आंसर दे गए। गुड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो एट आती है, इन नहीं। गुड एट, वॉट आर यू गुड एट, किस चीज़ में अच्छे हैं आप, मतलब किसी चीज़ में तो अच्छे होंगे, हम किसी को पूछ रहे हैं व्हाट आर यू गुड एट, बताइए मुझे। तो गुड के साथ आप एट का यूज़ करते हैं, लेकिन यही सेंटेंस गुड की जगह वीक लिखा होता, गुड की जगह क्या लिखा होता, वीक, तो इन सही था। वीक इन गुड एट, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, तो वीक एट इंग्लिश नहीं आएगा। वीक के साथ जो हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वो आती है इन, और गुड के साथ आती है एट। ठीक है, सही आंसर सब आने लगे हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं तक। कल शायद आपका कंपोजिशन पार्ट होगा, मैम क्लास लेंगे, उसके बाद जब भी देखेंगे कि कौन से दिन हमें लेनी है, जो भी शेड्यूल फिक्स है तब मिलते हैं। गुड नाइट।